हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केजीएस आईएएस प्लेटफॉर्म। और ये यूपीएससी का जो टेस्ट चल रहा है आप लोग दिए होंगे। इसमें से कई लोगों का प्रीलिम निकला होगा और मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे, कुछ लोग भविष्य में करने वाले होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज का जो चौथा टेस्ट था उसका जो जीएस पेपर 3 के कुछ क्वेश्चन है। जीएस पेपर 3 में कई सारे सेगमेंट हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमी हो, चाहे आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, कई सारे हैं। तो उसमें जो कोर इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इकोनॉमी और कई बार ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन सिमिलर हो जाते हैं, कई बार इकोनॉमी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी सिमिलर हो जाते हैं, दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो जो कोर इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे इस टेस्ट में, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे कि मुझे मान के चल रहा हूँ कि जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए होंगे उनका बेसिक्स क्लियर होगा। तो बहुत बेसिक्स की पढ़ाने की बात यहाँ पर नहीं होगी, पढ़ाया नहीं जाएगा। मैं सिर्फ समझाऊंगा कि इस क्वेश्चंस के आंसर को अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे उसको आप लोग सॉल्व करें, और जो गलतियां आपने की होगी उसको देख लेंगे। और निश्चित तौर पे आपको इसका जो सैंपल जो आंसर बुकलेट होगा वो तो आपको मिला होगा, मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम उन्हीं क्वेश्चन की बात करेंगे जो कोर इकोनॉमी से हैं, और उनको ब्रीफ में समझने का जो फॉर्मेटिंग और अप्रोच है उसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, अपना परिचय वगैरह नहीं दे रहा हूं, तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो केजीएस के प्लेटफॉर्म पे सर्च ही कर सकते हैं। तो एक 150 वर्ड्स का क्वेश्चन दिया गया है आपको, और ये क्वेश्चन क्या है कि भारत बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यही समझना अप्रोच, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। फिर भी संरचनात्मक चुनौतियां देश में समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्रभावित कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत की समावेशी और सतत वृद्धि को या समृद्धि को या विकास को प्रोत्साहित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पहलों की प्रभावशीलता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। है ना? और ये जान लें, ये यूपीएससी भी कई बार 150 शब्दों वाले क्वेश्चन में इतने बड़े कंटेंट होते हैं कि इनको ठीक करना मुश्किल होता है, और कई बार 250 शब्दों वाले क्वेश्चन इतना छोटा होता है जिसको आपको इलेबोरेट करना मुश्किल होता है। तो ये इंटेंशनली हमारी टीम ने एक क्वेश्चन बना के दिया है जिससे कि आप इन चीजों को समझ के इतनी बातों को 150 शब्द में कैसे लिखना है, और ज्यादा लंबा नहीं जाना है। आपको ये मत समझो 150 दिया है 200 लिख देंगे, अगर लिखेंगे तो गलत लिख रहे हैं। वैसे एग्जामिनेशन हॉल में सब भूल जाएंगे, वो 150 से कम भी हो जाएगा। अभी तो आप ज्यादा लिखे होंगे या ज्यादा दिमाग में आइडियाज होंगे, है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के अप्रोच को समझना पड़ेगा। अब मैं अप्रोच की बात करूं, पहले मैं आता हूं अगले पेज पर, लेकिन उससे थोड़ा समझा दो क्वेश्चन को। इंग्लिश में पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो फिर अननेसेसरी टाइम आपका वेस्ट होगा। क्योंकि मैं हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी आती है, पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं हिंदी से समझा रहा हूं तो बेटर रहेगा कि मैं हिंदी में समझाऊं। तो 2-3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट जो है ये कह रहा है, इस पार्ट को हमें सत्यापित करना होता है। ध्यान रखिए, पहला पार्ट कह रहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। यहां तक ये बात कह रहा है, इसका सत्यापन चाहिए होगा। अब पूरी आप उभरती अर्थव्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे यहां पर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसके आगे, फिर भी संरचनात्मक चुनौतियां, अब ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस देश की समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्रभावित कर रही हैं। यानी भारत उभरती अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से उभर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं संरचनात्मक, वो देश के सतत एवं समावेशी विकास को प्रभावित कर रही हैं। ये आपका पहला पार्ट क्वेश्चन है, जिस पहले पार्ट के 2 भाग हैं, एक
जो सत्यापन करना वाला आता है वो बता रहा है और कुछ समस्याओं को चिंता के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखें, इस पार्ट पे आप बहुत ज्यादा शब्द सीमा खर्च कर देंगे तो आगे पार्ट के लिए आपके पास शब्द नहीं बचेंगे। और अगला पार्ट पूछा गया है, ये पार्ट बताया गया है, पूरा पार्ट यहां तक, ये मैं बता था कि आगे भी एग्जाम के तैयारी से करें, ये पार्ट बताया गया है कि ऐसा हो रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि इस संदर्भ में भारत की समावेशी और सतत वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषित पहलों की प्रभावशीलता। अब उसकी फिर प्रभावशीलता बतानी है आपको। एक तो पहल क्या किया गया है और पहलों की प्रभावशीलता क्या है ना। तो पर आलोचनात्मक और टिप्पणी करना है, ये सब शब्द हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग इन चीजों को समझ करके इस आंसर को लिखे होंगे, या लिखे नहीं होंगे तो अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की पहले अगर प्रासंगिकता की बात करें, प्रश्न क्यों आता है, ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, तो हमेशा यूपीएससी को देखोगे तो बजट 17-18 के बेस पे, बजट 18-19 के बेस पे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता रहता है कि बजट जो आता है उस बजट के जो थीम होते हैं, बजट में जो मुख्य बिंदुएं होती हैं, बजट में जो मुख्य प्रावधान होते हैं, बजट में जो मुख्य घोषणाएं होती हैं, योजनाएं, कार्यक्रम होती है, उनसे संबंधित प्रश्न जो है यूपीएससी बार बार पूछता रहा है और आगे भी पूछता रहेगा। इसलिए आपको इस साल, अगले साल, हर साल के लिए बजट के मेन थीम पर, मेन मुख्य विषय वस्तु पर आपको तैयार होकर रहना है और इसके लिए इस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। तो मुझे तो क्वेश्चन समझ में है, लेकिन मैं अब आप लोगों को इस क्वेश्चन पे नहीं लाऊंगा, सीधे मैं यहां पर आंसर पे आता हूं इसके। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग की बात जब मैं करूं, इसके अप्रोच की बात करूं, मैं दृष्टिकोण की बात करूं, तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रश्न के मुख्यतः जो है 3 भाग होते हैं। 2 चीजें समझना होता है आपको। एक तो प्रश्न के दृष्टिकोण से पहले आपको प्रश्न के जो मुख्य बिंदु हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको जानना होगा। और इस क्वेश्चन में कई सारे की पॉइंट्स हैं। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, वो एक की पॉइंट है। भारत उभरती अर्थव्यवस्था के बाद भी संरचनात्मक चुनौतियां हैं, एक उभरती अर्थव्यवस्था है, उभरती अर्थव्यवस्था है, संरचनात्मक चुनौतियां हैं, फिर सतत समावेशी विकास है। ये सब क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, यहां बता रहा हूं तो आपको की वर्ड पर ध्यान देना है। फिर इसमें बजट 2025-26 के प्रावधान है। यानी आपको क्वेश्चन में जो भी प्रश्न दिए गए होते हैं ना, उसके की बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी होता है, मुख्य बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद जब अप्रोच पे आएंगे, उसके दृष्टिकोण पे आएंगे, तो हमेशा आप सब लोग जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। एक परिचय का पार्ट होता है, एक मुख्य भाग होता है, और एक निष्कर्ष, या इसको हम लोग आगे की राह भी कहते हैं, जिसमें कुछ सुझावों के द्वारा अपने उत्तर को आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सीधे संक्षेप में आता हूं, बहुत लंबा कहानी करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर परिचय की बात आए तो जो सत्यापन वाला भाग है, जो पहला भाग है, जो सत्यापन के लिए पूछ रहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो थोड़ा सा यहां पर आप कुछ आंकड़े दे करके यहां पे परिचय वाले पार्ट में, क्योंकि ध्यान रखें 150 शब्द है, कुछ आंकड़े दे करके भारत उभरती अर्थव्यवस्था भारत कैसे है, इसके बारे में आप
10.15 वर्ड्स में आप क्या करें, यहां परिचय में दे सकते हैं। सत्यापन वाला भाग है। अब उभरती अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था है क्या होती है, इतना लंबा जाएंगे उलझ जाएंगे। आप सीधे वहां पे संक्षेप में जाना है कि भारत इसमें कैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो आप यहां पर क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है, विश्व में सबसे जीडीपी की रफ्तार हमारी ही है ना। तो ये दर्शाता है कि हम उभरती अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, इसी में सॉरी पहले पार्ट के सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं। अब स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या होते हैं, ये होते हैं बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, असमानता की समस्या, कुशल मानव श्रम की समस्या, असंगठित क्षेत्रों में हमारी समस्या है, उनको सुविधाएं नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट में परिचय वाले पार्ट में ही आएगा, ये मुख्य भाग में ना आ जाए। मुख्य भाग वो होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, परिचय वाला पार्ट वो होता है जो उसकी भूमिका होती है या कोई पार्ट ऐसा दिया गया किसी क्वेश्चन में, सब में नहीं होगा ये। इस क्वेश्चन में सत्यापन वाला बात दिया गया है कि ये कह रहा है क्वेश्चन कैसा है, तो उसको आप भी एग्जामिनर को कन्विंस करेंगे कि हाँ मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि भारत एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। आपने आंकड़े दे दिया और फिर आप लिखेंगे कि भारत में इसके साथ ही समावेशी एवं सतत विकास में कुछ चुनौतियां हैं। तो समावेशी एवं सतत विकास में चुनौतियां, और इस पे आप कुछ पॉइंट डाल दें। क्योंकि आपके पास आंसर बुकलेट मिलेगा तो मिला होगा, तो उसमें मैं ज्यादा पॉइंट लिख करके समय नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन अप्रोच बता रहा हूं आप लोगों का। तो यहां पर आपको बेरोजगारी, गरीबी, आपको कुपोषण, क्योंकि सब हमारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेज हैं। ये आपका कुशल मानव श्रम की समस्या जो है, ठीक है। उसके पास असंगठित क्षेत्रों को सुविधाएं नहीं हैं, संगठित क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं वो संगठित क्षेत्रों को नहीं है। ये चीजें जो है आपको यहां पर डालना है, लेकिन ध्यान रखें कि 1.5 शब्दों का है, तो इसमें बहुत आंकड़े देंगे और बहुत देंगे तो परिचय वाले पार्ट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ध्यान रखें। लेकिन कुछ एक आध आंकड़े, और इसमें कोशिश करें कि ऐसे चीज को आप चुनौतियों को बॉक्स में बना करके और पॉइंट को लिख देंगे तो आपका कंटेंट भी हो जाएगा और आपके पास शब्द सीमा भी बच जाएगी। शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना है, कंटेंट भरने के चक्कर में आप शब्द सीमा वेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि जो मेन पार्ट है 2025-26 में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इन चीजों को दूर करने के लिए। तो सीधे आप आ जाएंगे बजट 2025-26 में जो लिखा हुआ है, पहल व प्रभावशीलता है ना। अब पहल, चूंकि बजट 2026 का थीम ही क्या रहा है, इसका थीम आपको पता होना चाहिए। अगर थीम पता नहीं है तब तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। सभी इसमें लिखा गया सबका विकास, सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास लाते हुए, क्लियर लिखा हुआ है। सबका विकास, थीम जो है सबका विकास, कॉमा देकर सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास लाते हुए, यानी सबका विकास करना है लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए। और चूंकि समावेशी विकास और सतत विकास दोनों की परिभाषाएं अब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुख्य परीक्षा का आंसर लिख रहे हैं तो अब उसकी परिभाषाएं बताऊं तब तो एक क्वेश्चन में हमें लग जाएगा आधा घंटा, उतना हमें आवश्यकता नहीं है। तो वो तो पता होगा कि दोनों होते क्या, वहां नहीं जाना है। तो थीम ये लिखा गया है और साथ साथ इसमें विकास का इंजन जो है वो 4 चीजों को माना गया है। कृषि, ठीक है, कृषि
और फिर कहा गया है आपका एमएसएमई, निवेश और निर्यात। अब देखो, अब इनकी पहल का महत्व क्या है? कृषि होगी तो बेरोजगारी गरीबी दूर होगी, कुपोषण दूर होगा, आय बढ़ेगी। एमएसएमई होगी तो बेरोजगारी कम होगी, एमएसएमई होगी तो कृषि की आय भी बढ़ेगी कि एमएसएमई खाद्य प्रसंस्करण वाले क्षेत्रों का होगा तो वहां से उनकी मांग बढ़ेगी, कच्चे मालों की, तो वहां बेहतर होगा। अच्छा, निवेश कहा गया है किसमें किसमें? जनता में भी, लोगों में भी और अर्थव्यवस्था में भी, दोनों में निवेश की बात की गई है। और निवेश जो है बहुत जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। अगर निवेश नहीं होगा तो नहीं होगा। निवेश से आपका कुशल मानव श्रम तैयार होगा, निवेश से आपके आधारभूत संरचना बेहतर होंगे, निवेश से आपके असंगठित क्षेत्र के लोगों की स्थिति अच्छी होगी। तो ये आपको बजट का ध्यान रखना चाहिए। अब प्रभावशीलता भी कहा गया है कि उनकी पहल और प्रभावशीलता, तो आपको ये बताना है कि भाई जो प्रभाव किया गया है उससे, जो पहल किया गया है उससे क्या क्या प्रभावी हो सकता है। ये संभावनाएं हैं, उसमें चुनौतियां भी डाल सकते हैं। कोई चीज प्रभावी है कि नहीं है, उसके लिए उसकी चुनौतियों की चर्चा भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए, भले कुछ कंटेंट एक्सप्लेन ना हो, लेकिन इन सब के बारे में, क्योंकि सब चीजें कहीं ना कहीं सतत एवं समावेशी विकास, समावेशी विकास सबका, सभी प्रकार से विकास, सतत विकास, ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, जो समाज के सभी वर्गों को लेकर चले और भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रख के चले और सभी क्षेत्रों का विकास हो, वो सतत विकास होता है। संपोषणीय विकास भी कहते हैं, धारणीय विकास भी कहते हैं, इतना आप लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार से इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज, निवेश में जब बात करेंगे, इसमें निर्यात बढ़ेगा तो आपको रोजगार बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो आपकी वैश्विक पहचान बढ़ेगी। तो निर्यात अपने आप में समावेशी एवं सतत विकास की चुनौतियों को दूर करने के लिए ये पर्याप्त है। तो आपके आंसर का फॉर्मेटिंग ऐसा होना चाहिए कि उस पर आप कर सकते हैं। आगे की राह जो होती है या निष्कर्ष जो होता है वो एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें जो प्रभावशीलता है ना, प्रभावशीलता का मतलब है कुछ वो चिंताओं को लेकर चलना है कि आपने पहल तो कर दिया है, लेकिन क्या पहल प्रभावी होंगे? प्रभावशीलता, उसकी प्रभावशीलता कितनी है? तो कुछ चिंताओं को लेकर चलना है। और आपके जो आंसर बुकलेट मिला होगा, जो सैंपल आंसर मिला होगा, उसमें निश्चित तौर पे आप उन चीजों को लिखा है, सब कुछ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे के निष्कर्ष में क्या करेंगे? निष्कर्ष में आपको ध्यान देना है कि कुछ सुझाव दे देना है कि जो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो ये विकास हो रहा है वो के शेप ना हो। के शेप मतलब समाज का कुछ वर्ग जो है विकसित हो रहा है और कुछ वर्ग विकसित नहीं हो रहा है। खाई बढ़ रही है अमीरों गरीबों की। अब असमानता वगैरह का आंकड़ा दे सकते हैं। वैसे अभी असमानता कम हुई है, गिनी गुणांक आया है, गिनी सूचकांक आया हुआ है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आपने पढ़ा होगा, हफ्ते 10 दिन पहले आया था। गरीबी भी कम हुई है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। दोनों का रिपोर्ट है, विश्व बैंक का रिपोर्ट भी है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के मद्देनजर आप के शेप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अंतर बढ़ा है। तो आपको समावेशी और सतत विकास लाने के लिए इस निष्कर्ष पे आना है कि हमें इन पहलों को अंतिम छोर तक, समाज के अंतिम पायदान पर लगे बैठे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा हम उभरती अर्थव्यवस्था तो रहेंगे, लेकिन समाज का सभी वर्ग समावेशी रूप से और सभी वर्ग सतत रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसको उत्तर आपको दिया गया है। मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगला है सेकंड क्वेश्चन जो मुझे करना है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले
प्रमुख कारकों की पहचान कीजिए। ये पूछा है, ये सत्यापन नहीं, ये पूछा है इस क्वेश्चन। उसमें क्या था, बताया था, तो बताया में सत्यापन हो जाता है, इसमें पहला पार्ट भी पूछ रहा है। और सेकंड पार्ट, इस वृद्धि का समर्थन करने में पीएम किसान संपदा योजना की भूमिका और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इसकी भूमिका क्या रही है और क्या वो प्रभावी रहा है। तो हर क्वेश्चन में जितने पार्ट होते हैं उन पार्ट में से कुछ पार्ट जो है ज्यादा उपयोगी होते हैं और कुछ पार्ट कम उपयोगी होते हैं। सभी पार्ट प्रश्नों के बराबर उपयोगी नहीं होते हैं। सभी प्रश्न बातों पर बराबर शब्द मत खर्च कीजिए, कुछ पे ज्यादा खर्च होगा, कुछ पे कम खर्च होगा। इसमें पहला पार्ट जो है उसमें कम खर्च होगा, दूसरा पार्ट जो है उसमें ज्यादा खर्च होगा। तब इस क्वेश्चन की बात मैं करूं, इस क्वेश्चन के अगर की बिंदुओं की, मतलब मुख्य बिंदुओं की बात करूं, इसमें अगर क्वेश्चन की प्रासंगिकता की बात की जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और किसान संपदा योजना है, उसके बारे में बात करना है। क्यों दिया गया कि चर्चा में है, अभी सरकार लगातार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, एफपीआई को प्रमोट करने की बात कर रही है, इसलिए इसकी भूमिका है। तो अगर मुख्य बिंदु की बात मैं करूं, इसके मुख्य बिंदु या की वर्ड्स क्या है इसमें, तो की वर्ड्स आपके एक है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक, और फिर पीएम किसान संपदा योजना, संपदा। ठीक है, ये है। और इसकी भूमिका और इसके प्रभावशीलता, ये आपको एकदम 30 सेकंड के अंदर ये चीज दिमाग में आना चाहिए जब आंसर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो कीवर्ड, की शब्दों का चयन हो रहा चाहिए और इन शब्दों को आपको उत्तर में लिखना ही लिखना है। उत्तर में अगर शब्द नहीं रहेंगे, एग्जामिनर यही खोजता है कि कीवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, अब इस प्रश्न में भी मैं आता हूं भूमिका में, जो 3 पार्ट हमारे हैं। तो भूमिका वाला पार्ट, परिचय वाला पार्ट कह सकते हैं। ध्यान रखें, एग्जाम में आपको भूमिका परिचय लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ बताना है। तो भूमिका और परिचय में ये भी क्वेश्चन कितने शब्द का है, 150 शब्द का है। तो अगर आप एफपीआई का डेफिनेशन पूरा लंबा लिखेंगे, उदाहरण देकर समझाएंगे, तो यहीं पे 25, 30, 40 शब्द खर्च हो जाएगा। उतना शब्द नहीं है आपके पास। तो आप भूमिका में क्या सकते हैं कि 10-15 शब्दों में आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परिभाषा डाल सकते हैं यहां पर, और 1-2 उदाहरण दे सकते हैं इसका, बस। जहां पर कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे मालों को, कच्चे उत्पादों को श्रम पूंजी तकनीक के द्वारा और अधिक मूल्यवान, आकर्षक, टिकाऊ बनाया जा सकता है, वो आप डाल सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब क्या है कि जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन का, इसमें क्या क्या, इसी में पहले पार्ट में ही, कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, प्रमुख कारकों की बात कर रहा है। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि भारत में एफपीआई के विस्तार में, एफपीआई को प्रमोट करने में, एफपीआई को प्रोत्साहित करने में सहायक हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, ये आ गया आपका मुख्य भाग में, सॉरी, ये आपका मुख्य भाग में आ गया। यहां पे मैक्स टू मैक्स 15 से 20 शब्द से ज्यादा मत जाए, 15 में हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। और इसमें आपको फिर क्या आना है
कि प्रमुख कारक, जो क्वेश्चन दिया गया कारक, मैं संक्षेप में लिख रहा हूं कारक, ये आपका मुख्य भाग है। इसमें मुख्य भाग दो होंगे आपके कारक। तो प्रमुख कारक क्या क्या है, देखो थोड़ा समझते भी रहो। किसी भी उद्योग के विकास के लिए, किसी भी उद्योग के विस्तार के लिए दो कारकों का होना बहुत जरूरी है। एक होता है आपूर्ति कारक, सप्लाई फैक्टर, और एक होता है मांग कारक। आपूर्ति में आपके आ जाते हैं कच्चे माल, आपूर्ति में श्रम और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति में आपका तकनीक ये आ गया, और मांग में जनसंख्या वगैरह उपभोग वगैरह आ जाता है। मांग आप समझते ही हैं। तो भारत में आपको बताना है कि इसके लिए, इस उद्योगों के लिए भारत में कैसे वो कारक उपलब्ध हैं जो इस उद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो संयोग से भारत में आपूर्ति कारकों में जो भी कच्चे माल चाहिए, चाहे दूध हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे मांस हो, चाहे अंडा हो, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। पशुपालन का शास्त्र भी दिया गया है मेंस के सिलेबस में, और ये भी दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्व, संभावनाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये सब दिया गया है। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर ये आपको यहां पर सारे पॉइंट डाल देना है कि भारत में इस उद्योग के लिए कारक पर्याप्त हैं, और इसीलिए इस उद्योग की संभावनाएं बहुत बेहतर है। तकनीक भी है, उपभोक्ता का मांग भी है, और संरचना भी। चूंकि ये जो उद्योग होते हैं ना, खाद्य प्रसंस्करण, ये उद्योग जो होते हैं ये बेसिकली एमएसएमई होते हैं। कहाँ लिखूं मैं, एमएसएमई होते हैं अधिकांशतः, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होते हैं। और उनके लिए तकनीक जो चाहिए, उनके लिए जो आपके पास आधारभूत संरचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके लिए श्रमिक चाहिए, वो सब हमारे पास है। उसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ये सब हमारे पास है। इसलिए भारत में इन चीजों के लिए बेहतर, इसमें से कोई एग्जाम्पल दे करके, कुछ आंकड़े दे करके आप चीजों को बांट सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, मुख्य भाग का जो सेकंड पार्ट कह रहा है, वो कह रहा है कि पीएम किसान संपदा योजना की भूमिका और मूल्यांकन। अब यहां पे सीधे आपको पीएम किसान पे आ जाना है। पीएम किसान संपदा योजना, सबका फुल फॉर्म वगैरह आपको पता होगा। पीएम किसान संपदा योजना का, संपदा का फुल फॉर्म वगैरह SAMPADA, ये सब पता होगा। इसको करके मैं ज्यादा समय वेस्ट ना करूंगा। ठीक है। अब पीएम किसान संपदा योजना को लाने का उद्देश्य क्या था। योजना आई थी, केंद्र सरकार ने योजना को लाया था। मेरे ख्याल में ये योजना आपके पास 2017 में आई थी, 17 में आई थी, मई 2017 में ये संपदा योजना से आई, नाम से आई थी। बाद में इसका नाम जो है चेंज करके पीएम किसान संपदा कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही है कि खेत से लेकर बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करना। आपूर्ति श्रृंखला SCM होता क्या है, SCM एक शब्द है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये कहते हैं खेत से लेकर प्लेट तक, यानी अनाज या खाद्यान्न या फल या सब्जी या कोई भी चीज जो खेतों में निकलता है, वहां से हमारे प्लेट तक पहुंचता है, उसमें सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर आती है। इसमें अप स्ट्रीम भी है, डाउन स्ट्रीम भी है। भारत में कई कारणों से, आधारभूत संरचना के चलते, कमी के चलते, तकनीक के कमी के चलते, कोल्ड स्टोरेज के चलते, भंडारण के चलते, सब आधारभूत संरचना में ही आएंगे, पर्याप्त भंडारण के चलते, परिवहन के चलते, इन सब की समस्याओं के चलते अपने यहाँ बहुत सारी फल सब्जियां जो हैं बर्बाद हो जाती हैं। तो आपको इसमें पीएम किसान संपदा योजना क्या है, संक्षेप में इसका उद्देश्य, ये पूछा नहीं है क्या है, इसको आप 10-15 शब्दों में यहां डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15-20 शब्द ये हो गए हैं।
20-25-30-40 शब्द ये भी हो गए होंगे, है ना। आपके पास समय अब मात्र 80 शब्द के आसपास होंगे आपके पास, तो मेन इसी पे 50-60 शब्द खर्च करने हैं आपके पास। तो अब इसमें क्या क्या इसकी भूमिका रही है, तो सारा पॉइंट यहां पर आप एक एक करके पॉइंट आप डाल सकते हैं। ये पॉइंट क्या है? सबसे पहले अवसंरचना का विकास किया जा रहा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, निवेश का विकास, निवेश बढ़ रहा है, और संरचना में वृद्धि किया जा रहा है, निवेश बढ़ाया जा रहा है, तकनीक बेहतर किया जा रहा है, कई प्रकार के कोल्ड स्टोरेज वगैरह इसी में आ जाएगा, भंडारण, परिवहन, ये सब इसी में आ जाएगा। इन सब पे सरकार ने काम किया, इस सब पे डेटा वगैरह दे सकते हैं, उसको लिखवा नहीं रहा हूं आंसर ना, बता रहा हूं क्या लिखना है, क्या गलती क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, निर्यात वगैरह बढ़ाने की सरकार काम कर रही है, इसमें किया गया है। तो ये सारी चीजें, और आपको प्रभावशीलता भी लिखना है, इसका भूमिका क्या है, ये कैसे कैसे इन चीजों को बेहतर करेगा, एफपीआई को बेहतर करेगा, और इसकी प्रभावशीलता में कुछ समस्याओं को भी देना है कि भाई सिर्फ ये लॉन्च करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इसमें कुछ हमें बेहतर तरीके से चीजों को करनी है। ठीक है ना। और जब हमारा आंसर जो फॉर्मेटिंग करके दिया गया है मॉडल आंसर को पढ़ेंगे तो आपको चीजें और कंटेंट आपका डेवलप हो जाएगा। मैं यहाँ अप्रोच की बात कर रहा हूं क्योंकि समय की सीमा होती है, और मान लो कि 5 क्वेश्चन जो दिया गया है मुझे, 5 क्वेश्चन में ही आपको 3 घंटा लग जाए, तब तो ये आपका जो डिस्कशन होगा वो बोरिंग हो जाएगा, है ना। और फिर निष्कर्ष में आप जो निष्कर्ष डालते हैं, निष्कर्ष में हमेशा ध्यान रखो ना, निष्कर्ष में हमेशा ध्यान रखो कि निष्कर्ष में आपका 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो उसकी कुछ चिंताएं और एक सुझाव। निष्कर्ष हमेशा सुझावों के, इसलिए आगे की राह कहा जा रहा है इसको। तो इसमें कुछ सुझावों के साथ आप इतनी चर्चाएं कर दी कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बड़ी भूमिका है, कृषि क्षेत्र के विकास में, किसानों की आय बढ़ाने के विकास में, और इस संदर्भ में सरकार द्वारा किया गया प्रयास पीएम किसान संपदा योजना बहुत ही उल्लेखनीय है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता उतनी प्रभावी नहीं है, इसलिए इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, आधारभूत संरचना में निवेश करना है, तकनीकी एडवांस तकनीक लाने की आवश्यकता है। तो ये करके आप यहां पर आगे की राह में आप संभावनाओं के साथ साथ संभावनाओं और उल्लेख उसका जो बेहतर, उसके साथ साथ कुछ सुझावों को दे करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए आंसर का एंडिंग जो है वो आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और चूंकि आप सिविल सेवा में जा रहे हैं, आपका काम ही होगा सरकार को सुझाव देना, और राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो तो सिर्फ क्या कहते हैं कि मुखौटा है, मेन तो पर्दे के पीछे आपको ही काम करना है, आप लोगों को ज्यादा काम करना है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी सुझाव वाला पार्ट जो आपको ज्यादा मजबूत हो, लेकिन चूंकि शब्द सीमा 150 शब्द ही है, तो 10-15 शब्द ज्यादा इस पे आप 20-25 शब्द से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, या मैक्सिमम 30 शब्द, 1/5 जो होगा उसका होगा, कितना इस पे खर्च करेंगे। सारा मेरा मानना होता है कि अगर 150 शब्द है ना, तो 15-20 शब्द यहां खर्चा करें, 30 शब्द यहां खर्चा करें, और बाकी 100 शब्द जो मुख्य भाग जो है बॉडी है क्वेश्चन का, उसके आंसर को लिखने में, उसके पॉइंट लिखने में, वो बेहतर उत्तर बैलेंसिंग होता है। आपका उत्तर एक बैलेंस हो, और जानते हो टेस्ट सीरीज देने का मतलब यही है, ये बैलेंस लाना है, संतुलन लाना है। आपको संतुलन लाएंगे तभी आप उत्तर बेहतर लिख पाएंगे। बेढब उत्तर अच्छा नहीं होता है कि कहीं ज्यादा शब्द खत्म हो गया, कहीं शब्द ही नहीं बचा, है ना। और एग्जामिनर अनावश्यक बातों लिखने से बड़ा चिढ़ता है, और मैं अनुभवों के बेस पे बातें कह रहा हूं, गंभीरता से लेंगे आप उसको। 3rd क्वेश्चन, ये 250 शब्द का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है ये। कंटेंट
मैं उतना नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है हमारे पास, नहीं तो मैं पूरा आंसर लिखवाता भी, लेकिन उतना चूंकि डिस्कशन का मतलब वो नहीं है, अप्रोच पे चर्चा कर रहा हूं। और कंटेंट आपको बड़ा बेहतरीन जो है संस्था ने क्या आपको दिया है, जो कि मॉडल आंसर के रूप में है ना। और क्वेश्चन सारे बहुत बेहतरीन हैं, इस पे आप ढंग से अगर काम करते हैं तो ये सब चीजें आपके एग्जाम के सक्सेस को और ज्यादा बेटर करेगा। क्या है क्वेश्चन, ये करंट के बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई वो नहीं है कि 4 साल बाद इस पे क्या क्वेश्चन बने, लेकिन इस साल अगले साल तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। भारत यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, की वर्डों को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। भारत की व्यापक बाजार नीति उद्देश्यों में किस प्रकार योगदान दे सकता है। विकसित देशों के साथ एफटीए, एफटीए मतलब वही मुक्त व्यापार समझौता, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता और क्रियान्वयन, एफटीए पर वार्ता और क्रियान्वयन करते समय भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। मई 2025 में भारत और यूके के बीच में व्यापार समझौता हुआ और वहां के प्रेसिडेंट आए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उस समय हम लोगों ने समझौता किया। अभी यूएस से चल रहा है ट्रेड डील की, जल्दी कुछ सूचनाएं आएगी हम लोगों के पास एक आध दिन में। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा 250 शब्दों के क्वेश्चन में आपके पास सब सीमा होती है। इस क्वेश्चन का अगर मैं कहूं कि मुख्य बिंदु क्या है, तो एफटीए है, व्यापक एफटीए है और व्यापक व्यापार नीति के उद्देश्य हैं और किस प्रकार योगदान दे सकता है, यानी एफटीए का कैसा योगदान है, भारत यूके एफटीए का क्या योगदान है। और एफटीए जैसी वार्ता करते समय इसके वार्ता और क्रियान्वयन दोनों दिया गया है। एफटीए पर वार्ता और क्रियान्वयन करते समय भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। तो कीवर्ड आपके ये सारे, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं यहां पर अब समय की सीमा के चलते, तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, और फिर एफटीए की वार्ता और क्रियान्वयन और प्रमुख चुनौतियां, यानी वार्ता में चुनौतियां भी हैं और क्रियान्वयन में भी चुनौतियां हैं। इन दोनों चुनौतियों को समझना है आपको, ठीक है। तो ये आते हैं इसके फॉर्मेटिंग पर, हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग पे आते हैं। तो परिचय वाले पार्ट में ध्यान देंगे यहां पर, यहां परिचय वाले पार्ट में आप जो है एफटीए की परिभाषा दे सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की परिभाषा दे सकते हैं। और क्योंकि 250 शब्दों का है तो यहां पर एफटीए की परिभाषा दे सकते हैं। और साथ ही एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता है जो व्यापार व निवेश में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने या कम करने के लिए किया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, ये होता है इसका मीनिंग। तो ये आप एक परिभाषा 10-15 शब्दों का दे देंगे जो मैंने बोला, तो बेहतर रहता है, क्योंकि 250 शब्दों का है। एफटीए एक टेक्निकल वर्ड है, जो टेक्निकल वर्ड है उन टेक्निकल वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करने से एग्जामिनर थोड़ा कन्विंस रहता है कि बच्चे को बेसिक भी पता है, सिर्फ करंट के क्वेश्चंस नहीं पता है, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। और उसके बाद ये जो भारत और यूके, इंडिया और यूके की जो एक समझौता हुआ है, इसके बारे में आप एक आध लाइन लिख सकते हैं कि एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें क्या कहा गया था। अभी जो भारत और यूएस का जो ट्रेड है वो करीब $60 बिलियन है और उसको 2030 तक डबल करना है। इसको $60 बिलियन से हमें $120 बिलियन करना है, ये लक्ष्य है। तो ये 2 डेटा और दे देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई ये कैंडिडेट जो है पूरा करंट पर
नजर है और ये अच्छा सिविल सर्वेंट के रूप में जाके रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो यहां एक परिचय के रूप में एफटीए की परिभाषा बहुत लोग नहीं भी देंगे, बहुत लोग नहीं, बेकार परिभाषा क्यों दूं मैं, सीधे यहीं शुरू कर देंगे। बहुत लोग दे भी सकते हैं, अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन टेक्निकल वर्डों की परिभाषा देना थोड़ा बेहतर रहता है, जहां तक मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान कहता है। ठीक है, अब आता है इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, योगदान, कि इस समझौते का योगदान क्या है। तो ये पूरा वर्ड जो है भारत के मुक्त व्यापार समझौता या भारत की व्यापक व्यापार नीति उद्देश्यों में किस प्रकार योगदान दे सकता है। तो ये मुख्य भाग पे आ गए आप। मुख्य भाग, मुख्य भाग में इसमें आप यहां पे 25-30 शब्द खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 250 शब्दों का है, तो 25-30 शब्द यहां पर और 25-30 शब्द वहां पर, कहां पर आपके डिस्कर्स में, और मुख्य भाग में चूंकि कई पार्ट हैं तो मुख्य भाग में ये आता है। तो योगदान वाला पार्ट पहले होगा हमारा, योगदान। इसके आगे आपका शब्द रहेगा, उतना लिख नहीं रहा हूं मैं, पूरा आप लिखेंगे उसको, कि भारत की व्यापक व्यापार नीति लक्ष्यों में भारत यूके एफटीए का योगदान। तो क्या होगा, ये तो कॉमन सेंस, अगर डेटा पता है तब तो ठीक है, अगर डेटा नहीं पता है तब दिमाग से लगा कर लिख दो कॉमन सेंस से, कि कोई एग्रीमेंट हमारा बनेगा तो क्या होगा, हम उनके बाजार में पहुंचेंगे, हमारे बाजार में वो पहुंचेंगे। बस ये जान लो, उनकी आबादी 6 करोड़ है, हमारी आबादी 150 करोड़ है, ज्यादा फायदा उनको भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारी आबादी है तो हमारे पास सरप्लस भी कम है, तो हम उनके बाजारों तक पहुंच सकते हैं। योगदान में जब बात करेंगे तो बाजार पहुंच होगी सुनिश्चित, बाजार पहुंच होगी, और वहां से बहुत सारी चीजें जो इसमें उदाहरण वगैरह दे सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे जो घरेलू वस्त्र वगैरह हैं, टेक्सटाइल हमारा बहुत बेहतर हो सकता है, वहां जा सकता है। ठीक है, और हमारा निर्यात के लिए एक बाजार मिल जाएगा, हम लोग ज्यादा यूके और यूएस और उधर राज्यों में अफ्रीका वगैरह में ज्यादा हम लोग, वैसे यूरोप में हमारा है लेकिन फिर भी हम एक नया बाजार मिलेगा, इसके चलते हम लोग वो करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि इसमें कहा गया है कि घरेलू जो बाजार है उसमें हम लोग यूके के कई चीजों को, डेयरी मतलब जो दूध उत्पादन वगैरह है, डेयरी वगैरह में, उसके बाद हम लोग उसमें क्या कहते हैं स्मार्टफोन वगैरह में हम लोग उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं, डेयरी स्मार्टफोन वगैरह में हम लोग उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारे घरेलू बाजार का संरक्षण भी होगा या घरेलू उद्योगों का संरक्षण भी होगा। एक और हम उनके बाजार में पहुंचेंगे, वो हमारे बाजार में ही पहुंचेंगे, एक नया बाजार मिलेगा हमें, लेकिन साथ साथ हमारे जो अपने घरेलू उद्योग धंधे हैं वो थोड़ा सा बचेंगे, वहां तक चीजें जो नहीं पहुंचेंगी। इसके बाद हमारा निर्यात तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैंने पहले ही कहा निर्यात बढ़ेगा, साथ ही निवेश बढ़ेगा। इन सब पे उदाहरण के द्वारा आपको देना होता है, ध्यान रखिए, आपको सत्यापित करना है कि इससे क्या होगा। ये आपके जो सैंपल मॉडल आंसर मिला है उसमें सब डेटा दिए गए हैं, उन सब डेटा को मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इसमें योगदान क्या क्या होगा। तो इस एग्रीमेंट का, भारत का जो व्यापक व्यापार नीति है कि हमें 2030 तक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, उसमें ये योगदान बहुत ज्यादा बेहतर करेगा। और जब ब्रिटेन के साथ होगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा हमें अन्य यूरोपीय देशों के साथ भी होगा, कनाडा के साथ होता, अमेरिका तो हमारा है, चाइना के साथ हमारा कई सारे एग्रीमेंट है, लेकिन हम और लोगों, अफ्रीका में बहुत ज्यादा नहीं है, अफ्रीका में प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका एक ब्रिटेन से समझौता करने से भारत का जो वैश्विक व्यापार है उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हम लोग इस पर कर पाएंगे। अब आता है मुख्य भाग का, ये पहला पार्ट हो गया था, अब आता है मुख्य भाग का सेकंड पार्ट, क्या वार्ता चुनौतियां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखो यहां पर, वार्ता और क्रियान्वयन करते समय प्रमुख चुनौतियां। अब इसमें जो है आपको
आप इसको लिखेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको दोनों लिखना है, बातचीत करते समय वार्ता और उसके क्रियान्वयन, दोनों में चुनौतियों की बात की गई है। वैसे दोनों चुनौतियां लगभग समान होगी। जैसे आप जब पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं दोस्ती के लिए, किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं नौकरी के लिए, कोई काम के लिए, तो जब बातचीत करते हैं तब चुनौतियां क्या हैं आपके पास? किसी को कन्विंस करने की चुनौती, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकानदार से बातचीत कर रहे हैं, उस समय चुनौती क्या है? और सामान को खरीद लिया, जॉब लग गया, या संबंध आपके किसी से दोस्ती हो गई, उस समय समझ रहे होंगे आप लोग, उस समय क्या चुनौतियां आती हैं। उसके बाद एक बातचीत करने में चुनौतियां आती हैं और एक क्रियान्वयन करने में चुनौतियां आती हैं। तो बातचीत करने में चुनौतियां जो आएंगी, आप इनको चाहें तो पॉइंट में लिख दें, आप इनको चाहें तो वो बना के लिख दें, लेकिन 250 शब्दों का है तो ध्यान रखना है कि हर जगह उदाहरण लिखना है। अब यहां मैंने कहा कि घरेलू बाजार में, डेयरी में और स्मार्टफोन वगैरह में, कृषि चीजों, कृषि उत्पादों में कई जगह इनकी हमने स्वीकृति नहीं दे रहे हैं हम लोग, लेकिन बातचीत करने में समस्याएं आएंगी। ये जब बातचीत अब करोगे तो कहेंगे ना भाई कि हम आपके क्या डेयरी में भी सामान बेचेंगे अपना। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है भी। कितना लाख टन हमारे यहाँ दूध उत्पादन होता है। तो अगर विदेशी कंपनियां इसमें आएंगी तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान, हमारे किसानों को, दूध उत्पादकों को हो सकता है। स्मार्टफोन में हम लोग दुनिया में काफी अच्छा कर रहे हैं। वैसे भारतीय लोग विदेशी स्मार्टफोन खरीदते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, तो यहाँ की माल अन्य देशों में बिक रहा है। तो ये सब जब बातचीत करेंगे तो आपको जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर आपको समस्या होगी उनको कन्विंस करने में, संवेदनशील क्षेत्रों में सौदेबाजी करने में, अपने उद्योगों को संरक्षण देने में, एमएसएमई को संरक्षण देने में, इन सब में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है बातचीत के समय। ठीक है ना। इसी तरह जैसे हमारी पेटेंट वगैरह है, पेटेंट वगैरह में भी समस्या, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जेनरिक दवाइयों वगैरह पे बड़ी विवाद चल रहा है। हम लोग जेनरिक दवाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि जब जेनरिक दवाइयां आप लेंगे तो निश्चित तौर पे उनका पेटेंट मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, आप उन पे बातचीत करने में समस्याएं आपको कई सारी आएंगी। और जब ये समझौता हो जाता है, उसको क्रियान्वयन जब करेंगे तब क्या होगा, तब कैसी समस्या आएंगी। तो निश्चित तौर पर समस्याएं कई आती हैं। खासकर जानते हो, ब्रिटेन वगैरह देशों ने कई बार हमारे यहाँ कृषि उत्पादों पर बैन लगाया हुआ है। अल्फांसो मैंगो बैन लगा दिया गया था। कीटनाशक पदार्थ जो है मिल जाते हैं उस पे। भारत में कृषि की जो चीजें हैं, तो चिंता यह है कि समझौता तो हो जाएगा, लेकिन समझौता होने के बाद हमारी वस्तुएं नहीं बिकेंगी, हमारी वस्तुएं वहां पर ज्यादा नहीं बिकेंगी। क्यों नहीं बिकेंगी? कि कई सारे ऐसी कानून हैं, कई सारे ऐसे नियम हैं जो कि हमारे उत्पादों को वहां जाने से मना करेंगे। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे एक सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी संरक्षण का अधिनियम है, मानदंड है, सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी, ये एक मानक है, स्टैंडर्ड है, जो कि विकसित देश और जो यूरोप के देश है, अमेरिका का देश है, ये तकनीकी मानक है जो किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की बात करता है। खाद्य पदार्थों के लिए, चाहे वो मांस पदार्थ हो, चाहे कृषि उत्पाद हो, चाहे सब चीजें हो। क्योंकि अपने यहाँ उतना तकनीक और उतने विशेषज्ञता के साथ इन चीजों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है। तो आपने समझौता कर लिया, लेकिन समझौता करने के बाद भी आपको कई सारी समस्याएं आएंगी। एक तो आपने भले ही वहां से ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर आप पूरा नहीं कर पाएंगे।
और भारत में व्यवसायों में कई प्रकार की क्षमता की कमी है, क्षमता की कमी, आपके उद्योग उतने प्रभावी नहीं हो पाएंगे, जागरूकता की कमी, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है ब्रिटेन के साथ, आप निर्यात ही नहीं कर पाएंगे। मानक मानक कम, आपके यहाँ जो मानक है खाद्य पदार्थों के, नियामक ज्यादा हैं, रेगुलेटरी बड़ी ज्यादा, आपको लाइसेंस, आपको तो राष्ट्रीय स्तर पर आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम ब्रिटेन को निर्यात करेंगे, लेकिन आपकी एजेंसियां जो हैं यहाँ के निर्यातकों को लाइसेंस ही नहीं दे रही जल्दी से। लाइसेंस का अप्लाई आज करेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा। आपके पास बुनियादी ढांचा कमजोर है, आपके पास इंफ्रा कमजोर है ना, तो बहुत तकनीक आपके पास पुअर है, तो आप उनके बाजार में जा नहीं पाओगे, आप उनके बाजार में जा नहीं पाओगे, आपके पास कई समस्याएं होंगी और वो आपके बाजार में आए कब्जा कर लेंगे। तो ये क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां हैं, और एमएसएमई जब उनकी उत्पाद यहां पे आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके एमएसएमई को नुकसान पहुंच सकता है, और आपके रोजगार की समस्याएं हो सकती है, आपके यहाँ कई समस्याएं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्निकल चीजें इसमें आप दे सकते हैं जब एग्रीमेंट पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि मैं आप टेक्निकल चीजें पढ़े होंगे लेकिन आपको समझा रहा हूं। फिर लास्ट पार्ट जो आता है इसका, वो आता है आपका क्या, आगे की राह। तो आप हमेशा बताएं कि ये मतलब खराब नहीं है, इतनी चुनौतियों के बाद भी ये आपको खराब नहीं है। निश्चित तौर पे समझौता जो है विश्व के पटल पर, विश्व के मानक पर भारत को स्थापित करेगा। एग्रीमेंट एक से हुआ है ना, तो बाकी देश भी कहेंगे अरे ब्रिटेन जब कर लिया तो हम भी इंडिया से एग्रीमेंट करते हैं, खासकर यूरोपीय संघ के देश है ना, कई देश हमसे आएंगे करना। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये एफटीए भारत और यूके के बीच जो हुआ है, ये कई प्रकार से भारत को वैश्विक पटल पर, वैश्विक मानक पर, वैश्विक व्यापारिक मानक पर भारत को स्थापित करेगा, और इससे भारत की विदेशी व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन साथ ही इसके आने वाली चुनौतियों को गंभीरता से दूर करना होगा, लाल फीताशाही कम करना होगा, इंफ्रा बेहतर करना होगा, एमएसएमई को संरक्षण देना होगा, तकनीक बेहतर करना होगा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को काम आगे आना पड़ेगा। तो ये कुछ सब्जबाग दिखाते हुए आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एक संतुलित स्ट्रेटजी जो है, रणनीति जो है बनाने की आवश्यकता है। आप देखिए आप किस एरा में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में, आप इसको बंद नहीं कर सकते, आपको करना ही एग्रीमेंट इस टाइप के, चाइना से, इंडिया से, अमेरिका से, इंडिया तो है ही हम लोग, अमेरिका से, सबसे करना है। लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपको उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना है, ये जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें समझाना है इसमें, लेकिन चूंकि डिस्कशन है तो मैं नहीं बता पा रहा हूं। ठीक है, तो ये आप यहां पे लिख देंगे। अब आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे, बस 2 क्वेश्चन और है, जल्दी हो जाएगा। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्वेश्चन है, जानते होंगे आप लोग। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की प्रमुख विशेषताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी उसकी नेगेटिविटी को बताते हुए आपको उसका एग्जामिन करना है। ठीक है, और विशेष रूप से एमएसएमई उद्यमों के संदर्भ में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में मौजूद बाधाओं को दूर करने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द, 15 मार्क्स, यूपीएससी का पैटर्न जो है यही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी मैंने बताया यहां पर कि जो भारत सरकार ने जो बजट 2025-26 आया था, उसमें विकास के इंजन में 4 चीजों को माना था: कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। और निवेश में सरकार ने इसी में और एमएसएमई में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात की थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भी है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी है, वो पहले आई थी। ये मिशन की बात की गई है जो 2025-26 के बजट में सरकार ने इसकी बात की है। तो अब जब क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग की बात मैं करता हूं, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग की बात जब मैं करता हूं, तो पहले आपको
आपको राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन क्या है, प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या हैं, इसकी आप बात लिख सकते हैं। विशेषताएं तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एक एक करके समझाता हूं कि आखिर क्या कहा गया है। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट जब आते हैं, पहला पार्ट कीवर्ड आप समझ गए, कीवर्ड पे नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। एनएमएम, प्रमुख विशेषताएं, समालोचनात्मक वाक्य परीक्षण, ये आपका वो है। और फिर एमएसएमई के संदर्भ में भारत में विनिर्माण क्षेत्र में मौजूद बाधाओं को दूर करने में ये राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन कैसे भूमिका निभाएगा, इसकी बात करनी है। ठीक है ना, तो अब मैं इसके परिचय वाले भाग पे जाता हूं। तो ये मिशन क्या है, और अगर बजट आपको ध्यान है, बजट 2025-26 है ना, इसमें इसके बारे में जो विश्लेषण किया गया है, इसमें जो बताया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है, उसको थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, उसको थोड़ा डाल सकते हैं। और ये डाल सकते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र कितना उपयोगी होता है, इसका योगदान क्या है अपने देश में, चाहे जीडीपी में, चाहे रोजगार में, चाहे कृषि के विकास में। सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का सेंटर पॉइंट होता है। और यूपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, समय की सीमा इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है विनिर्माण क्षेत्र के लिए। क्या भारत बिना विनिर्माण क्षेत्र को आगे किए वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है? आज चाइना पूरे दुनिया पर राज कर रहा है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के चलते। अमेरिका दुनिया राज कर रहा है सेवा क्षेत्र के चलते, सर्विस सेक्टर के चलते। और हम लोग अभी भी कृषि पर हैं, योगदान बहुत कम है, लेकिन कृषि का ज्यादा हमारे यहां बोलबाला है। तो निश्चित तौर पे हमें विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसके सरकार ने कई योजनाएं की। मेक इन इंडिया भी क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, ये सब योजनाएं पता होना चाहिए। ये सब योजनाएं पहले कहीं ना कहीं आपकी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, जीडीपी में क्या है, रोजगार क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है, इसकी आप चर्चा जो है यहां पर कर सकते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। अब उसके बाद इसमें इसकी जो क्वेश्चन का मुख्य भाग है वो पूछा है विशेषताएं। तो जब विशेषताओं पर आप आएंगे तो सीधे आप मुख्य भाग की बात मैं कर रहा हूं। देखो, डिस्कस अगर किया जाए ना तो एक क्वेश्चन जो 1 घंटा लगाएगा, लेकिन वो डिस्कशन चूंकि आप पढ़े लिखे कोई बिगनर बच्चा हो फाउंडेशन का, उसको उतना समझाया जाएगा, लेकिन उतना आपको यहां समझने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य भाग में क्या है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की विशेषताएं बताई गई है और 5 विशेषताओं की चर्चा वहां की गई है। तो सीधे आप इस पार्ट पर बजट 2025-26 में जो विशेषताएं बताई गई है वो विशेषताओं की चर्चा आप कर देंगे यहां पर। और विशेषताएं 5 हैं, ये आपके मॉडल आंसर में लिखा गया है। सबसे बढ़िया आपके इंडिया में सबसे समस्या क्या है, लाल फीताशाही की, रेड टेपिज्म की। व्यवसाय करने की सुगमता ही नहीं है, तकनीक कम है, पैसे की कमी है, निवेश नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है, जो टेक्नोलॉजी है बहुत आउटडेटेड है ना। तो इस प्रकार से सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किन किन चीजों पर फोकस करेगा, इसके फीचर्स क्या होंगे और इसकी विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट में, मुख्य भाग का पहला पार्ट जो हो गया, ये बजट 2025-26 में जो विशेषताएं बताई गई हैं, आपको उसको कॉपी करना नहीं पता होगा। अगर आपने मान लो एग्जाम में गए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है, उस केस में थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना होता है कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो आप जानते हैं कि भारत में क्या क्या इसकी समस्याएं हैं,
उन्हीं को दूर करने के लिए विशेषताएं होंगी। चाहे लागत की बात हो, अपने यहां श्रमिकों की बात हो, निवेश की बात हो, आधारभूत संरचना की बात हो, तकनीक की बात हो, मिशन क्यों लाया जाएगा? क्योंकि ये समस्याएं हैं, कुशल श्रम बल नहीं है, उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना नहीं है, उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं है, निवेश नहीं है, इन्हीं को दूर करने के लिए लाया जाएगा। यही कॉमन सेंस है। डिस्कशन का मतलब यही है, आंसर लिखवाना नहीं, आपको बताना कि अगर भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हो जो आपको पता ही नहीं है तो आप उसके लिए प्रिपेयर भी हो जाएं। और मैं इसी फोकस ज्यादा करता हूं, प्रिपेयर भी हो जाएं आप, कि पता ही नहीं है, बजट पढ़ा नहीं है ठीक से, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको कैसे उन चीजों को करना होगा। खैर ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि विशेष रूप से सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई भारत के निर्माण क्षेत्र में मौजूद बाधाओं को दूर करने में इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो एमएसएमई को दूर करने में भूमिका। अच्छा, यहां पर एक चीज और देख लो कि समालोचनात्मक परीक्षण दिया है, तो अब यहां पर विशेषताएं बताने के बाद, क्योंकि 250 शब्दों का है, तो इसके लाभ, इसको कह सकते हैं कि इसकी क्षमता, इससे क्या फायदे होंगे, यानी इसका लाभ क्या होगा, और इसमें कमियां क्या हैं या कमियां से बेहतर होगा चुनौतियां लिखना। इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की चुनौतियां क्या होंगी इसके, क्योंकि समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डाल दें, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया। बाकी क्वेश्चन भी आता है तो आप इनको ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात आपको वहां पर करनी है। तो कई सारी समस्याएं जो बताया मैंने, कुशलता की समस्या है, निवेश की कमी है, आधारभूत संरचना की कमी है, और निश्चित तौर पर उसी का पॉजिटिव क्या होगा, सब करेगा, निवेश बढ़ाएगा, श्रमिकों को कुशल करेगा, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा दिमाग लगा करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेगा। तो अगर आप बजट को और जो मॉडल आंसर पढ़ लेंगे तो कंटेंट आपको मिल जाएगा। मैं ज्यादा फॉर्मेटिंग पर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब इसके पहले पार्ट हो गई है, ये आपके आंसर का ये पहला पार्ट था। अब जब सेकंड पार्ट में आते हैं तो सेकंड पार्ट में एमएसएमई में इसकी भूमिका क्या है और इसका मूल्यांकन करना है, बाधाओं को दूर करने में। तो जो बातें मैंने यहां बोली कि एमएसएमई की बाधाओं को दूर करने में भूमिका क्या है, एमएसएमई की बाधाओं को दूर करने में भूमिका, मैंने फ्लो में उतना लिखा, लिखने का समय नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर लिख दी भूमिका। तो एमएसएमई में क्या समस्या है, वित्त की समस्या है, तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन वित्त की समस्या दूर करेगा। एमएसएमई में नवाचार की या टेक्नोलॉजी की समस्या है, उसको दूर करेगा। एमएसएमई में बहुत सारे क्या कहते हैं, लाल फीताशाही है, लेट लतीफी है, रेड टैपिज्म है, उसको दूर करेगा। एमएसएमई के लिए कुशल श्रमिकों की कमी है, उसको दूर करेगा। एमएसएमई बेसिकली निर्यात करने में तो दिक्कत होते हैं, उसको दूर करेगा। तो एमएसएमई के अवरोधों की बात करनी है और उनमें इसकी भूमिका क्या है, इसमें पूरा ज्ञान, कुछ आंकड़े, कुछ डेटा, उदाहरण आप दे सकते हैं कि भारत में एमएसएमई की क्या क्षमता है। और भारत में एमएसएमई, ध्यान रखिएगा, एमएसएमई रोजगार उन्मुख क्षेत्र होते हैं। भारी उद्योगों की तुलना में एमएसएमई में निवेश कम है और रोजगार ज्यादा है। भारी उद्योगों में निवेश ज्यादा है और तुलनात्मक रूप से परसेंटेज के रूप में उसमें रोजगार कम मिलते हैं। तो एमएसएमई भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन एमएसएमई कई चुनौतियों से जूझ रहा है। उन चुनौतियों को दूर करने में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन हमेशा एक कारगर होगा और ये सब चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। तो विशेषताएं यहां पर भूमिका में कई सारे पॉइंट डाल देंगे और आपका उत्तर जो है, सारे पॉइंट को बोलूंगा तो फिर क्योंकि 250 शब्दों का है तो समझ सकते हैं
कि 5 शब्द बोलूंगा तब जाके होगा, तो आपका तो समय जाएगा। और अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको सब समय बर्बाद लग रहे होंगे कि हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन फिर भी इन चर्चाओं का आपके दिमाग में बहुत सारी बातें बैठी रहेंगी जिनके बेस पे आप आगे तैयारी कर सकते हैं। और फिर आते हैं हम लोग निष्कर्ष वाले पार्ट पर। तो निष्कर्ष वाले पार्ट पर या आगे की राह की पार्ट पर, इस पे आप वही क्योंकि भारत में मिशन शुरू होता है, भारत में निश्चित तौर पर चीजें अनाउंस होती है लेकिन बहुत कारगर नहीं हो पाता है। तो निष्कर्ष आगे की राह में हमेशा चिंताओं के साथ सुझावों की बात करें। प्रशंसा, चिंता और सुझाव। किसी योजना की प्रशंसा यानी कि यह एक बड़ा ही उल्लेखनीय कदम है, एक बड़ा ही सराहनीय प्रयास है और इसके बहुत ही रणनीतिक फायदे हो सकते हैं। इससे देश की विनिर्माण क्षेत्र बेहतर हो सकती है। एमएसएमई इतना बोल और लिखने का समय नहीं, इतना लिखने का जगह नहीं, इतना विनिर्माण क्षेत्र बेहतर हो सकता है। लेकिन चिंताएं भी आपको डालनी है इसमें। बाधाएं हैं, लाल फीताशाही वगैरह बाधाएं हैं। नियामक, बहुत सारे नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि हर जगह हर कदम पर अड़चन लगाते हैं, भ्रष्टाचार है। इन सब के लिए आपको कुछ सुझाव देना होगा। सुझाव में एक ऐसा हो कि एक ऐसी संस्था हो जो कोई भी विवाद, कोई भी बाधा आए तो वहां पर विनिर्माण क्षेत्र के लोग जो हैं वो जाकर के शिकायत कर सके, कंप्लेन कर सके। शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी होगी। विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एक सुपरवाइजरी बॉडी रखनी होगी। जैसे सेबी आपके उस क्षेत्र के लिए, किसके, पूंजी बाजार के लिए है, आरबीआई वहां के लिए है, बैंकिंग क्षेत्र के लिए ट्राई है, आईआरडीए है। वैसे ही आपको यहाँ पे एक संस्था बैठा दें जो कि कोई भी समस्या हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी परेशानियां हो विनिर्माण क्षेत्र को, तो एक ऑब्जर्वेटरी या स्वतः संज्ञान लेकर भी काम कर सके। इस प्रकार कुछ संस्थाओं की स्थापना करने के लिए और जो पेचीदगियां हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उसको दूर करने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप सुझाव उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 क्वेश्चंस हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है जो दिया गया है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग भारत की आर्थिक सुरक्षा और शासन के लिए एक गंभीर खतरा है। ये पहला पार्ट है। इस खतरे की प्रकृति पर चर्चा करें, नेचर ऑफ द डेंजर, उस पर चर्चा करना है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें, कदमों का मूल्यांकन करें, है ना। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कीवर्ड है, आर्थिक सुरक्षा कीवर्ड है, शासन के लिए गंभीर समस्या है, खतरा है। ठीक है, इस खतरे की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये एक आपका कीवर्ड है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम पे जब भी आते हैं ना, तो कदम पे दोनों कदम होते हैं, वैधानिक कदम, संस्थागत कदम। कुछ वैधानिक प्रयास किए गए होते हैं, कुछ कानून बनाए गए होते हैं और कुछ संस्थाओं का निर्माण किए गए होते हैं। हर जगह, हर क्वेश्चन के आंसर से कदमों की बात हो ना, तो चाहे कृषि की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे बैंकिंग की बात हो, चाहे पूंजी बाजार की बात हो, हर जगह आपको जब कदमों की चर्चा करें तो कदम 2-3 प्रकार के होते हैं। उसमें कुछ संस्थागत कदम होते हैं, कुछ नीतिगत कदम होते हैं, कुछ वैधानिक कदम होते हैं, प्रयास होते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा और तभी जाके आप एग्जामिनर से बेहतर तरीके से मार्क्स जो है ले पाएंगे। और ये अभी चर्चा में रहा है करंट में, क्योंकि अभी FATF की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी रिपोर्ट वगैरह आती है कि भारत में जो इन चीज़ों पर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयास किया गया है वो बड़ा सराहनीय। लेकिन अभी भी भारत में ब्लैक मनी और इन चीज़ों की समस्या तो है। हम लोग नोटबंदी किया, डिमोनेटाइजेशन किया, इवन GST के द्वारा भी GST ठीक हो रही है। हमने कई प्रकार के आयकर के नियम लागू किए,
सुधार लागू किए, उन सब के बावजूद भी हमारा टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ा है, काफ़ी प्रगति हुई है। जीएसटी तो हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था है जो कि ब्लैक मनी पर बेस्ड है। तो सब की चर्चा इस क्वेश्चन में आपको करना है। तो सॉरी, थैंक यू नहीं, अभी थैंक यू से पहले कुछ बात कर ले। तो सबसे पहले आप जब परिचय वाले भाग में जाएंगे, 250 शब्द का है परिचय वाले भाग में, तो यहां पे फिर मैं बोलूंगा, अभी मैंने बोला है, बहुत लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी कोई टेक्निकल वर्ड हो, भले ही पूछा नहीं गया हो, तकनीकी शब्द हो, तो आपको उसको अपने आंसर में डालना चाहिए, है ना। यहां पे परिचय में मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये शब्द आपको दिया गया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को आप यहां पर डाल सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? लॉन्ड्री क्या होता है? जहां हम कपड़े साफ कराते हैं, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री धुलाई, सफाई, गंदे चीजों को साफ करना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि किसी भी अवैध रूप से अर्जित आय को वैध करना, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करना, काले धन को सफेद धन करना, वही मनी लॉन्ड्रिंग है ना। और ये तो जब क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा बताया जाएगा। और भारत में अब यहां भूमिका में थोड़ा बता दें यहां पर कि भारत में इसकी समस्या क्यों है, तो कुछ आंकड़े दे दें कि भारत में क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का काम देखता है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उसके आंकड़े दे सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में इतने केस दर्ज हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। कोई करंट में अखबार वगैरह पढ़ा है, उससे आंकड़े दे सकते हैं आप लोग। एग्जामिनर को समझा रहे हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या है मुझे पता है, और मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति क्या है देश में ये भी सर्वविदित है, और मुझे पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत देश में होता है, तभी तो इतने केस होते हैं। अब बाद में कहेंगे कि इस केस में कन्विक्शन कितने लोगों का होता है, बहुत कम परसेंटेज, 1% से भी कम है, लेकिन आपको शुरुआत में बताना होगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि मनी लॉन्ड्रिंग की आर्थिक सुरक्षा और शासन के लिए गंभीर खतरा है, दोनों के लिए। तो दोनों में आप जब मुख्य भाग में आते हैं, आप क्वेश्चन के मुख्य भाग में, यहां पे आप 25-30 शब्द खर्च कर सकते हैं दे करके कि बड़ा क्वेश्चन है। मुख्य भाग में जब आते हैं तो मुख्य भाग का आपका जो पहला पार्ट होता है, मुख्य भाग का जो पहला पार्ट है वो क्या है? वो क्या है? आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा। तो पहला आपका होना चाहिए आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा, पूरा लिखेंगे आप, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा। कई सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं। कर की चोरी होती है, सरकार का कर राजस्व कम मिलता है ना, और बहुत सारे लोग तो यहां से पैसा विदेशों में जमा कर देते हैं। स्विस बैंक हमारे पैसे से कितना कमा लेता है, सब आंकड़े बड़ा उल्लेखनीय है, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, एक पैरेलल इकोनॉमी है। आज भी गांव में जाकर देखो, एक से मनी लेंडर है, सेठ साहूकार हैं, आसानी से उच्च ब्याज दरों पे किस्त देते, लोन देते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। कहते हैं कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, उनके दबंग होते हैं, पैसे वाले लोग हैं, देते हैं वसूल लेते हैं, कोई कानून नहीं चलता वहां पर, आज भी देश में चल रहा है। तो ब्लैक मनी की समस्या है, तो निश्चित तौर पे ब्लैक मनी कहीं ना कहीं आपके कर राजस्व को कम कर रहा है, सरकार के कर राजस्व को कमी हो रही है, आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो कमजोर हो रहा है, बैंकिंग व्यवस्था कमजोर हो रही है।
अगर आप ऐसे सोचे तो इससे कहीं ना कहीं पूंजी का विदेशों में जाना, आपकी पूंजी चूंकि हवाला वगैरह के थ्रू पूंजी पलायन यहां से हो जाता है। अच्छा, आपकी आर्थिक जो इमेज है विदेशों में वो खराब होती है। अब देखें ना, अगर ब्लैक मनी ज्यादा आपके देश में होगा तो निश्चित तौर पे आपके देश की इमेज अच्छी नहीं होगी। आर्थिक इमेज या प्रतिष्ठा ये कमजोर होती है वैश्विक स्तर पर। उसके बाद एक समांतर अर्थव्यवस्था चलती है जो कि नोटबंदी के बाद बहुत सारी कम की गई थी, लेकिन फिर भी है, ये आज भी है। एग्जाम्पल दिया मैंने जो। तो आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा। फिर मुख्य भाग में ही जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा आपका शासन के लिए खतरा। अलग अलग हेडिंग में लिखो, एग्जामिनर यही सर्च करेगा आपके क्वेश्चन के आंसर में कि क्या इसने जो शब्द दिया गया है क्वेश्चन में उसका आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो शासन के लिए क्या खतरा है इसको दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे यही तो है, ये इसी के चलते आपके भ्रष्टाचार की अधिकता हो रही है। भ्रष्टाचार की अधिकता क्यों है? और जो राजनीतिक चुनाव वगैरह हैं, जो राजनीतिक चीजें हैं, वो सब क्यों हो रही है? ब्लैक मनी के चलते। मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या जो है ब्लैक मनी के चलते है। गंदगी ना हो तो सफाई किस चीज की हो? तो गंदगी है, ब्लैक मनी है, तभी तो मनी लॉन्ड्रिंग है। ध्यान समझ जा। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये राजनीति को तो प्रभावित करती है। राजनीतिक चुनाव में डाल सकते हैं आप, सारा चुनाव ब्लैक मनी पे हो रहा है, सब पॉइंट डालेंगे इसमें। ठीक है, रिश्वत, भ्रष्टाचार, रिश्वत हो गया। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको कमजोर कर रहा है ये, न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। डाउन का मतलब कमजोर लिखा हूं, प्रभावित का मतलब कमजोर कर रहा है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कमजोर हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। ठीक है ना, जन कल्याणकारी कमजोर हो रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, जन कल्याणकारी कमजोर, जन कल्याणकारी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे सरल पॉइंट आप डाल करके प्रभावित हो रहे हैं। ये सिंबल डाउन लिख रहा हूं मैं, तो हो रहे हैं ये सारा, है ना। तो ये आप इस पे आ सकते हैं, ये सारा लिखेंगे व्याख्या करके। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, इस खतरे की प्रकृति पर चर्चा करें और इससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें। तो अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का और हमारा मुख्य भाग का थर्ड पार्ट हो गया। तो सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, इसको ठीक करने के लिए पूरा लिखेंगे, उठाए गए कदम। मैं संक्षेप में लिख रहा हूं। अब कदम में मैंने पहले ही कहा, कदम दोनों प्रकार के होते हैं, संस्थागत कदम और वैधानिक कदम। तो आप पहला इसमें संस्थागत में जा सकते हैं। संस्थागत कदम, इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। ईडी की स्थापना की गई, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई, एक और स्थापना की गई वित्तीय खुफिया इकाई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय खुफिया इकाई की स्थापना की गई, है ना। उसके बाद आप वो भी जानते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वगैरह से भी आएगा, सीवीसी वगैरह। डायरेक्टली नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं सीवीसी वगैरह की भूमिका है भी इसमें, सीबीआई वगैरह की भूमिका इसमें हो जाती है ना। तो कई प्रकार के आपने, हम लोगों ने आजकल सेंट्रल केवाईसी वगैरह भी आया है ताकि लोग अपने गुप्त रूप से पैसे न रख पाए, यहां वहां ना हो जाए। कहीं आप पैसे का लेन देन करेंगे अब पकड़े जाएंगे। नो योर कस्टमर केवाईसी है ना पहले। अब इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं, बता नहीं पा रहा हूं। केवाईसी वगैरह है, पहले जो पी नोट्स थे, पार्टिसिपेटरी नोट्स में केवाईसी नहीं था। कई जगह बैंकों में जमा कर रहे हैं पैसा, वहां केवाईसी नहीं था।
नो योर कस्टमर, अब अपने ग्राहकों को जानो, अब सब में ला दिया गया है। तो सेंट्रल केवाईसी, ये सब व्यवस्थाएं क्या की गई हैं जिसके कि जो लोग ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अब तो बैंक में आप 5 लाख 10 लाख नगद लेके जाओगे तो बैंक आपसे पूछेगा कि भाई क्या है, कहां से पैसा लाए हैं, ठीक है ना। तो ये उपाय किए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ वैधानिक उपाय किए गए हैं। तो संस्थागत कदम, वैधानिक कदम, कुछ कानून बनाए गए हैं। वैधानिक कदम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सुना है नाम आप लोगों ने, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002 में बनाया गया था। उसके बाद आपका बेनामी संपत्ति वाला आया था, बेनामी लेन देन, बेनामी लेन देन निषेध, यह अधिनियम आया था 1988 में, बाद में इसको 2016 में संशोधित भी किया गया। अधिनियम 1988 बाद में 2016 में संशोधित भी हुआ। तो इस प्रकार से कई सारे, फेरा आया, बाद में फेमा आया, पहले फेरा आया था, फेरा को हटा करके हम लोगों ने फेमा लगा दिया जो कि 1999 में आया, 2002 में लागू हुआ। ये पहले तो ये हो सकता था, फेमा 1977-3 में आया था, उसको हटा दिया गया था। तो ये सब चीजें आप यहां पे डाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछा आपसे, क्या कि कदमों का मूल्यांकन करें। जब मूल्यांकन करना होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या ये कदम जो उठाए गए हैं ये प्रभाव हैं, तो इनकी प्रभावशीलता का अब आपका इसी में जो मुख्य भाग चल रहा है, पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट के ये हो गए, थर्ड पार्ट के 2 पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और फिर इन कदमों का मूल्यांकन, कदमों का मूल्यांकन, क्योंकि 200 शब्दों का क्वेश्चन है, तो ये आपका चौथा पार्ट हो गया, आपका ये चौथा पार्ट हो गया, कदमों का मूल्यांकन। तो आप इसमें दे सकते हैं कि जो PMLA ED की बात ले लो, एग्जाम्पल तो ED का, आप इसमें लिखेंगे कि ED तो है, ED ने 2014 से लेकर के 2024 तक करीब, मेरे पास जो डेटा है वो कहता है कि 5294 5294 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें दोष सिद्धि जो है वो सिर्फ 40 से हुई है, 40, यानी 40 लोग या संस्था दोषी पाए गए हैं। तो क्या दर्शाता है कि आपने कानून बना दिया लेकिन कानून का सदुपयोग नहीं हो रहा है। PMLA की यही हाल है, PMLA भी उतना प्रभावी नहीं है। अच्छा, दूसरा इसके में क्या लिखना होगा कि इन संस्थाओं का सत्ताधीन जो पार्टियां होती हैं वो दुरुपयोग करती हैं, इन संस्थाओं का दुरुपयोग है, सरकारें अपने अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर लेती हैं। आज जो सरकार है वो कर रही है, कल जो सरकार थी वो भी की थी, और कल जो सरकार आएगी वो भी करेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली सरकार जो कर रही है, सरकारें पहली भी की है और सरकारें बाद में करेंगी। सत्ता के लोग तो इसका दुरुपयोग करते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कई बार देखने को मिलता है कि कर्मचारी का अभाव है ना, तो मानव संसाधन की कमी है आपके पास, तो ये आप संस्था बना देते हैं लेकिन संस्था में लोग ही काम करने वाले नहीं है। ED को स्टाफ दिए छापे मारने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आप यहां पे डाल सकते हैं। तो देखो, पूरा आपका उत्तर जो है एक विस्तृत रूप में ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। और लास्ट पार्ट, अब निष्कर्ष पे जाएं। अब इतना जानने के बाद तो निष्कर्ष या आगे की राह तो आप दे ही सकते हैं, जो कि मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा तकनीक वाले पार्ट को डाल दें।
सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयासों की प्रशंसा कर दें, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, प्रभावशीलता में कमी है। और इसके लिए अब थोड़ा डिजिटल तकनीकों की बात यहां कर सकते हैं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तकनीक जो है ना हमेशा अपराध को, हमेशा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा कारगर होता है, समझ रहे हैं? तो यहां पे डिजिटल एआई और तकनीक वगैरह की बात आप कर सकते हैं और उसके द्वारा आप इसको एग्जामिनर को बता सकते हैं कि इनको रोकने का प्रयास किया जा सकता है, जो कि आधार वगैरह भी किया गया, उससे बहुत सारी चीजें रुक रही हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन मुझे दिया गया था, उसको आप लोगों को बता दिया गया। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप किस लेवल के तैयारी कर रहे हैं और कितना आपने पढ़ा है, क्या है, तो थोड़ा सा समय की सीमा के चलते 1 घंटे का समय था, 1.5 घंटे लग गया। तो जितना फॉर्मेटिंग पे मैंने काम किया, कंटेंट से ज़्यादा इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो तो बाद की बात है, वो तो आप पढ़े होंगे और आपको मॉडल आंसर मिला उसमें कर लेंगे। लेकिन जो आंसर लिखने के तरीके हैं और जो बातें हैं वो मैंने इसको इंक्लूड किया। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। और जो लोग अंत तक पहुँचेंगे, बहुत लोग बीच में छोड़ चुके होंगे, एक आध लोग जो लोग अंत तक पहुँचे होंगे, एक आध मतलब जो भी 100, 200, 500 लोग पहुँचे होंगे, वो इसको ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। और निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ईश्वर करे आप मेंस लिखें और हमारे पास फिर इंटरव्यू के लिए आएँ और हमारे संस्था से इंटरव्यू का जो मार्गदर्शन है वो भी प्राप्त करें हमारे केजीएस और खान सर के टीम के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच।